हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। एंजल ब्रोकिंग के एवीपी रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे नॉन एग्रो स्पेस में आज आपकी टॉपिक्स कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। नॉन एग्रो स्पेस में आज की टॉपिक कॉपर और नेचुरल गैस में रहेगी। कॉपर में सेल करने की सलाह रहेगी। अक्टूबर वायदा 520 एंट्री पॉइंट रहेगा, 524 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट करीब 514 के लिए रहेंगे। वैसे ही नेचुरल गैस में सेल करने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्ट नोट ऑफ कॉशन, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना गैस। स्टॉप लॉस रहेगा 212 और टारगेट रहेंगे करीब 200 तक के लिए। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में करेक्शन काफी कम हो सकता है। बीरेन जी, आप यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या देख रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कमोडिटीज में आज हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार है, यहाँ पर आपकी टॉपिक्स कैसे हैं? यहाँ गवारगम ओवर कॉन्ट्रैक्ट में बॉटम फिशिंग यानी 6000 के आसपास बाइंग प्रेफर करूँगा। 6400 का टारगेट रहेगा और 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा। और सीपीओ में भी बॉटम फिशिंग यानी अगर गिरावट मिली तो 747 में बाई करूँगा। टारगेट थोड़ा लंबा है, पोजिशनल कॉल के हिसाब से 777 का है, स्टॉप लॉस 737 का है। तो वो आज की टॉप ट्रेडिंग पिक्स हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन नजर अब यहाँ पर डालेंगे सरकार के ओपन मार्केट स्कीम के तहत, जहां पर गेहूं की बिक्री में पिछड़ते हुए नजर आए हैं आंकड़े। चालू सीजन में अब ओपन मार्केट में 3,12,000 टन गेहूं बेची गई है। सरकार ने इस साल के लिए 1 करोड़ टन बिक्री का लक्ष्य रखा है, लेकिन बिक्री बढ़ाने के लिए अगस्त में सरकार ने बिना चमक वाले गेहूं के दाम 2080 रुपए घटाकर 1840 रुपए भी किए थे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि बिक्री में खास बढ़त उन नंबर्स में देखने को नहीं मिली है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवाजी फ्लावर मिल्स के अजय गोयल। अजय नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं सरकारी बिकवाली को, क्योंकि खरीदारी तो अच्छी खासी है और सरकार ने यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्कीम्स और स्टेप्स उठाए हैं इस साल में, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन जो ओपन मार्केट में जो लक्ष्य था वहां से क्लियरली अभी भी काफी बड़ा शॉर्टफॉल। देखिए, जो डिमांड साइड है वो एकदम ही डेड टाइप है। और हालांकि गवर्नमेंट ने जो है लस्टर लॉस व्हीट का एट ओरिजिन पंजाब और हरियाणा में दाम घटाया है, बट ऑल ओवर इंडिया नहीं घटाया उस चीज का दाम। तो उस पर किराया जोड़ के अभी भी वो आउट ऑफ सिंक विद द मार्केट है। और जो गवर्नमेंट की एंटायर प्राइसिंग है वो कॉस्ट बेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको। और अभी मार्केट का सिनारियो ये है कि जो डिमांड पिछले महीने तक थोड़ी ठीक चल रही थी, खासतौर पे बिस्किट्स और नूडल्स की, वो भी सितंबर में जो है काफी 20-30% फॉल आया है। तो डिमांड साइड में जो है बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं है, बल्कि स्लोली वो डिमांड जो है डिमिनिश जैसी होती जा रही है। और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा माहौल क्यों है आज की तारीख। अजय, आपको क्या लगता है इस साल में जिस तरह की उठापटक हमने डिमांड में आते हुए देखी है, किस तरह से ये साल बंद होता हुआ दिखता है आपको? देखिए, अभी यहाँ से गेहूं को ऊपर जाने के लिए डिमांड ही सपोर्ट करेगा। हालांकि अभी 5 महीने हो गए जबकि फसल आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत जो प्राइवेट स्टॉक है वो भी घटा होगा। लेकिन जो बड़े स्टॉकिस्ट है, जो बड़े यूजर्स है, उन्होंने अब तक अपना स्टॉक जो है निकालना शुरू नहीं किया है। तो डर ये है कि अगर एक तरफ डिमांड ना आए और बड़े स्टॉकिस्ट और बड़े यूजर्स अपना स्टॉक फिर लिक्विडेट करना शुरू करेंगे, तो ये मार्केट यहाँ से उठना बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लगता है आगे यहाँ पर किस तरह की मांग रह सकती है और किस तरह के भाव रहेंगे अब इस साल में? अभी जो बैलेंस अभी 4 महीने है, जनवरी फरवरी तक, जो इस ट्रेड के हैं बेस्ट मंथ्स माने जाते हैं कंजम्पशन की नजर से। और आज ही मैंने देखा था कि जो है गवर्नमेंट शायद रेस्टोरेंट्स भी खोले, कहीं पर सिनेमा थिएटर्स खोलने की उम्मीद है। तो इन सब चीजों के ऊपर अभी 4 महीने से इंडस्ट्री जो है उम्मीद लगाए ही बैठी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे डिमांड और जो एंटायर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है, प्राइवेट ट्रेड का, और जो छोटे मोटे खाने पीना बनाने वाली रेस्टोरेंट्स है, इटरीज है, वो एकदम फिनिश जैसा हो चुका है। तो वहां से कोई डिमांड नहीं आ रही, थोड़ी बहुत केवल इंस्टीट्यूशनल डिमांड नजर आ रही है। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर वो नवंबर से आगे कंटिन्यू रही, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बाजार जल्दी से उठ पाएगा, क्योंकि वो एक सेकेंड फैक्टर है या मेजर फैक्टर है कि मार्केट में जो प्राइवेट डिमांड है वो नहीं आ पा रही है।
जी हाँ, जो प्रधानमंत्री कल्याण की जो स्कीम है जिसके तहत यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज को फ्री 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है, उसका भी एक असर हमने यहाँ पर भावों में आता हुआ देखा है। और काफ़ी हद तक जैसे आपने कहा अजय कि यहाँ से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है भावों के चढ़ने की इस साल में। काफ़ी हद तक बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी हमने वही आता हुआ सुना है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं यहाँ से गेहूँ के भाव? गैस वर्क काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि अब विंटर आएगा तो कोरोना का सेकंड वेव आता है या नहीं आता है, लॉकडाउन उठता है नहीं उठता है। ज़मीनी पे हकीकत पे तो क्या सप्लाई इज़ ह्यूज, काफ़ी बहुत बड़ी वेट की गलट है हमारे पास, लेकिन ग्लोबल वेदर और चाइनीज़ डिमांड है वो भी मासिव है। लास्ट ईयर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा डिमांड है सोयाबीन ग्रेन्स का। तो कोई अभी नियर टर्म कोई कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होगा। ज़्यादातर तो ये जितने भी ग्रेन्स मार्केट है वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे ही डिपेंडेंट रहेगी। क्लियरली तो यहाँ से उठापटक जारी रह सकती है। वाइल्ड जायरेशंस हमने भावों में आते हुए देखे हैं, लेकिन बढ़त की उम्मीद हो ऐसा एक्सपर्ट और इंडस्ट्री दोनों को ही नहीं लगता। अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं पर बात करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हाजिर बाजार में जीरे की कीमतों में भी आज तेजी देखने को मिली है। अच्छी घरेलू और एक्सपोर्ट मांग के कारण यहाँ पर बढ़त करीबन 100 रुपए की है। ऊंझा में आवक शनिवार को 7,000 बोरी से बढ़कर आज यहाँ पर हमने 10,000 बोरी आते हुए देखी है। आगे क्या आउटलुक रह सकता है, किस तरह का रुझान है? ऊंझा एपीएमसी के डायरेक्टर अरविंद पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी नमस्कार। जीरे के भावों में काफी समय तक यहाँ पर मंदी रही है, लेकिन अब मांग बढ़ी है, घरेलू बाजार में भी, एक्सपोर्ट में भी, आवक में यहाँ पर हल्की सी बढ़त आते हुए देखिए, लेकिन उसके बावजूद भावों को सपोर्ट है। जी, आपकी बात सही है। अभी आज की 10 से 12,000 बोरी की अराइवल के बीच ट्रेड भी इतने ही थे और आगे भी जब तक दीपावली के आसपास सॉइल टाइम रहता है जीरे का, और इस साल बारिश भी अच्छी हुई है, लेकिन रेट पहले 2-4 सालों के मुकाबले बहुत कमजोर है। इसकी वजह से यहाँ थोड़ा असर दिखेगा, सॉइल कमजोर होने की उम्मीद है और इसके पीछे मार्केट में नवंबर या दिसंबर तक कुछ मूवमेंट आ सकता है, लेकिन तब तक ये एक बार और भी बॉटम आउट होने की संभावना मैं देख रहा हूँ। तो अरविंद जी, आपको क्या लगता है कहां पर ये बॉटम आउट होगा, कहां कितनी मांग आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जैसे आपने कहा कि साल के खत्म होते होते तक भाव यहां पर चढ़ेंगे, तो क्या रेंज के साथ काम कर रहे हैं आप? मैम 16 तारीख को मेरी आपसे बात हुई थी इसी चैनल पर। उसमें मैंने बताया था कि हाजिर मार्केट में करीब 100 से 150 रुपया की मंदी ये 10-12 दिन में देखी गई। और ये इसी वजह से कि जब मॉनसून खत्म होता है और नया सॉइल टाइम शुरू होता है, इससे पहले किसान अपना स्टॉक कम मार्केट में बेच लेता है और नया सॉइल करता है। यही उम्मीद के पीछे मार्केट में और भी आगे दीपावली तक कुछ 100-1 रुपया की गिरावट में देख रहा हूं, लेकिन ओवरऑल यहाँ जो भी बॉटम बनेगा इसके बाद पूरे साल भर ये बॉटम आउट हो जाएगा मार्केट, और इससे फिर लगातार मार्केट में कुछ न कुछ सुधार बनता जाएगा। अरविंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो समझाने के लिए। जी हाँ, आपने पहले भी कहा था कि कुछ और गिरावट आ सकती है और हमने देखी भी थी आते हुए। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है, आप कैसे देखते हैं जीरे के भावों को? ये साल शायद रुझान जीरा और धनिया दोनों कॉम्पिटिंग क्रॉप्स है। धनिया की बुआई में थोड़ा रुझान शायद ज़्यादा लगेगा क्योंकि किसान ने जो 20,000 का प्राइस देखा उसके बाद ये 14,000 का प्राइस उसको पसंद नहीं आएगा। उसके सामने धनिया जो लास्ट ईयर 5200-5300 था और अभी 6,500 के आसपास है, तो धनिया ज़्यादा पसंद आएगा। और सॉइल मॉइस्चर एकदम बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है काफ़ी जगह पे, तो भी वो इतना फ्रेंडली नहीं है जीरा के लिए जितना कि वो धनिया के लिए फ्रेंडली है। ऑलराइट, तो यहाँ पर उसका एक इम्पैक्ट प्राइसेस में देखने को मिल पाएगा, लेकिन अभी ये माना यही जा रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन कुछ समय यहाँ पर एक रेंज में कारोबार ज़रूर रह सकता है। आपकी स्क्रीन पर सभी मसालों में आज यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। धनिया में 1.5% की तेज़ी है, तो जीरे में भी करीबन 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार। लेकिन उत्तर भारत में मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी राजस्थान और पंजाब से मानसून विड्रॉल शुरू हो गया है। इस सीजन में अब तक मानसून बारिश सामान्य से 9%
ज्यादा रही। इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में मानसून लंबी अवधि के औसत से ज्यादा रहा है। मानसून की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के जीपी शर्मा जुड़े हैं। शर्मा जी नमस्कार। मानसून नॉर्मल अबव नॉर्मल रहा है, ज्यादातर हिस्सों में एक्सेस बारिश हमने होते हुए देखी है, लेकिन विड्रॉल को कैसे समझे? राजस्थान से तो शुरू हुआ है और 10 दिन की परहैप्स यहाँ पर देरी भी है। बाकी हिस्सों में, बाकी राज्यों में इस वक्त क्या हालात? जी मनीषा, वैसे हाँ ऑफिशियली शुरू हो गया विड्रॉवल आज वेस्ट राजस्थान से, बट मैं तो कहूँगा प्रैक्टिकली मानसून विड्रॉ है नॉर्थ इंडिया से। ये राजस्थान से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर भी मैं उसमें ही काउंट करूंगा और इवन एक्सटेंड उसको करके इवन उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग हैं उनमें। ये है कि जनरली एक साथ वो रिट्रीटिंग लाइन जो है वो नहीं ऐसे ड्रॉ की जाती, तो शुरुआत आज हुई है, लेकिन आप पाएंगे अगले 2 दिन के अंदर अंदर ही 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल में तो नॉर्थ इंडिया से मानसून कंप्लीटली विड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद जो मध्य भारत है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वैसे तो 10-15 अक्टूबर के बीच कभी भी मानसून विड्रॉ होता है, चाहे वो उत्तर भारत से जल्दी हो या बाद में हो। तो यही स्थिति इस बार भी रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 अक्टूबर के आसपास साउथ वेस्ट मानसून कंप्लीटली फ्रॉम आवर कंट्री, पूरे देश से इसकी वापसी हो जानी चाहिए जी। और अगले कुछ दिनों में मुझे कोई भी विशेष रेनफॉल किसी मध्य भारत में या उत्तर भारत में उसकी कोई संभावना नहीं। उत्तर भारत में तो खैर मौसम बिल्कुल ही खुश्क रहेगा, ड्राई रहेगा, तापमान थोड़ा सा हो सकता है बढ़ जाए, नमी कम हो जाएगी। अभी वो मतलब मिस्टर शर्मा, आप पूरी तरीके से यहाँ पर अक्टूबर हीट की तैयारी करा रहे हैं सबके लिए। लेकिन महाराष्ट्र, मुंबई के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, वर्षा तो कोई खास नहीं है, ना महाराष्ट्र के लिए ना मुंबई के लिए। हल्के शावर जरूर फर्स्ट वीक में, दैट टू मतलब सेकंड हाफ के वीक में हल्की वर्षा, लेकिन जो मुंबई रेंज होती हैं वो करीब करीब वो समाप्त हो गई। वो अब दोबारा स्पेल वो नहीं आएगा मुंबई रेंज वाला। हल्की फुल्की बारिश, एक आध शावर जो है उसकी संभावना जरूर रहेगी मुंबई में लगभग जो ये 6-7 तारीख के आसपास उन दिनों। बट लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, बट वो अब तो रिट्रीटिंग मानसून जो है जनरली वो जाते जाते कोस्टल स्टेशनों में भी कुछ एक बौछारें छोड़ देता है और उसी एक्टिविटी के अनुसार ये इसमें थोड़ी बहुत बारिश होगी। अदरवाइज मानसून का करीब करीब अब रिट्रीट उत्तर भारत से और मध्य भारत से लगभग तय है। चलिए, ऑलरेडी 9% ज्यादा बारिश इस बार देखने को मिली है और रिट्रीट एज पर डेट्स के हिसाब से, और जैसे मिस्टर शर्मा बता रहे थे कि 10 से 12 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह से यहाँ पर भारत छोड़ देगा और हमने अच्छी खासी बारिश पिछले 3 महीनों में यहाँ पर बनते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल। कॉल में आपका स्वागत है और अब अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे, लेंगे उनके सवाल। और सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आया है तेजस का। ये कच्छ गुजरात से लिखते हैं कि ये किसान हैं और इनके पास 5 क्विंटल गुआर सीड पड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं कि आगे जाके यहाँ पर भाव कैसे रह सकते हैं। बीरेन जी, इनके लिए क्या राय है? कहाँ जाते हुए नजर आएंगे? भाव और मांग कैसी रहेगी? फसल थोड़ी कमजोर दिख रही है और पिछला जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो भी पिछले सालों के मुकाबले कम है, तो ओवरऑल दाम की रेंज 37 से 44 के बीच रहेगी। रुझान हल्का सा अपसाइड रहेगा। अक्टूबर एंड नवंबर के आसपास उनको शायद 4200 के आसपास प्राइस मिले, 42-44, तो उसमें बेच देना चाहिए। यानी दिवाली तक आप इंतजार यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आपको ऊपरी स्तर यहाँ पर मिले 4400 तक के, तो आपको यहाँ पर भावों से निकल जाना चाहिए। हमारे साथ अब फोन लाइन पर आनंद इंदौर से मौजूद हैं। आनंद नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी आनंद। मेरा 54,000 में गोल्ड बाय 1 लॉट। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली अच्छी खासी सोने में आते हुए देखी। आनंद, आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? मैम इसको रख तो सकते हैं भैया, पर 54,000 का भाव आएगा। प्रथमेश, क्या राय है आनंद के लिए? होल्ड इन्होंने किया है इवन एज भाव यहाँ पर अब 49,500 के आसपास हैं। क्या होल्ड करें? क्या इनके लेवल्स वापस आएंगे? आई थिंक अगर ये फिजिकल में है तो ये होल्ड करे, अगर ये फ्यूचर्स में है तो निकल जाए। अगर फिजिकल में है तो 47,000 तक का भाव आ सकता है और फ्यूचर्स में है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इनको मार्जिन कॉल्स आएंगे।
अगर ये अगेन बेस जो है कंसोलिडेशन जोन का 48,000 के आसपास बनता है, अभी भी करेक्शन का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। इनको अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप फ्यूचर्स में हैं तो फिर इतना लंबा लॉस लेके ना खड़े हों, और वैसे भी हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर काम करें। पोजिशनल कॉल्स फिलहाल यहाँ पर ना लें। प्रथमेश, यूजली अब धीरे धीरे जैसे एक महीने के बाद यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, और हमने देखा है हमेशा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो साल हैं वहाँ पर कोविड एक रीज़न भी रहा है जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर सेफ हेवन बाइंग करी है। लेकिन क्या ट्रेंड्स हैं ये साल खत्म होते होते तक? आपको क्या लगता है सोना कहाँ होगा? आई थिंक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक ब्लैक स्वॉन इवेंट पॉसिबली हो सकता है और अकॉर्डिंगली वॉलेटिलिटी हो सकती है। ये बात तो तय है कि 2020 में पैंडेमिक के कारण गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है इन्वेस्टर्स का, और इसी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल बैंक्स ने जो लिक्विडिटी पुश करी है वो 2021 में भी पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से करेक्शन जो है वो वैक्सीन को लेकर ही है, और इसी के कारण आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो और बायर हो गोल्ड के, तो ये दिसंबर को छोड़ के मेरे ख्याल से अगर आपका और नज़रिया है, बिकॉज दिसंबर इज जस्ट 3-4 मंथ्स अवे, मेरे ख्याल से आपको गोल्ड जो है डबल डिजिट रिटर्न्स वापस पॉसिबल दे सकता है। यस, अगेन आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे है वो काफ़ी मायने रखता है। जी हाँ, तो कुछ करेक्शन यहाँ पर और जारी रह सकती है बहुत नियर टर्म के लिए, लेकिन ये साल खत्म होते होते तक एक अच्छे से रिबाउंड की भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर अगले आने वाले 1 से 2 महीने में यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। हमारे साथ अब शरद सोलापुर से फोन लाइन पर हैं। शरद नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल सोयाबीन के बारे में है जी। सोयाबीन में बहुत ही उठक पटक देखने को मिल रही है। अभी बारिश की वजह से दाम बढ़ेंगे या कम होंगे? मेरे पास 4000 से 500 बोरी है। हाजिर में शरद के पास, जी शरद, हाजिर में आपके पास यहाँ पर माल पड़ा हुआ है और 4000 में जैसे आपने कहा आपकी खरीदारी उस आसपास है। बीरेन जी, क्या राय है? क्योंकि जैसे शरद जी ने भी कहा काफी उठापटक यहाँ पर सोयाबीन में देखने को मिली है, कभी बुआई के इलाके को लेकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय क्यूज ऐसे रहे, कभी बारिश की वजह से। अब यहाँ से आगे क्या रुझान है? जनरली बुल मार्केट है, ओवरऑल बुल मार्केट रहेगा, बट उनके पास पुरानी फसल है तो ड्राई सोयाबीन है, उसको बेच देना चाहिए कि अब जो मॉइस्चर आएगा वो मॉइस्चर वाला सोयाबीन पुराने सोयाबीन को भी थोड़ा डाउन खींचेगा। तो अभी वो बेच दे, और जब मॉइस्चर कम हो जाए तो जो नई फसल है ना वो स्टॉक में डाल दे, तो एक अच्छा सा स्वैपिंग भी हो जाएगा, मॉइस्चर लॉस से भी बच पाएंगे। चलिए शरद, वो आपके लिए राय है। स्वैपिंग करना फिलहाल आपके फायदे में है क्योंकि नई फसल की यहाँ पर तैयारी है, तो ये बेच के आप वो वाली खरीद के वहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही समय है। बीरेन जी, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।